हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने संविधान का लेके आए हूं। लेक्चर 3 है आपके सामने। संविधान सभा की गठन हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में बेहतरीन तरीके से पिछली वीडियो में चर्चा किया था। अब आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, आज की जो लेक्चर 3 है इसमें आपकी संविधान सभा की बैठक हम आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% एक नंबर यहाँ से आना फिक्स रहता है। ठीक है, तो हमारे सभी भावी शिक्षक, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ चाहे जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का संविधान सभा की बैठक से। बेहतरीन टॉपिक है, सभी हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट है क्लास को अटेंड करेंगे और नोट भी करेंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाएंगे। बहुत कम समय में बेहतरीन एक एक वीडियो में देता हूं, बस एक एक वीडियो आप देखते चलो, जो संविधान आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखते हैं कि संविधान सभा की बैठकें यानी कि क्या क्या इसमें आपके एग्जाम वैल्यूएबल है, क्या क्या संविधान सभा की बैठक में क्या क्या कार्य आपके हुए थे। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की जो बैठक हुआ था, संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था, ये आपका कब हुआ था भैया? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था विधिवत उद्घाटन? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार दिन सोमवार था और प्रातः 11 बजे क्या हुआ है भैया? संविधान सभा की बैठक, आपकी पहली बैठक का आयोजन आपका किया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक तो हुई है और इसी बैठक में, इसी पहली बैठक में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। क्या किया गया था? यानी कि पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद फिर आप क्या जाते हैं, पहली बैठक में, ये जो पहली बैठक आपका अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद जी बनाए गए हैं, जो आपका पहली बैठक हुई है, ये आपका कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में स्थित है आपका काउंसिल चैम्बर, और इसी के पुस्तकालय भवन में क्या हुआ है? ये आपकी पहली बैठक हुई है संविधान सभा की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है? दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को कैसी बैठक होती है? ये भैया दूसरी बैठक होती है। टोटल 12 बैठकें हुई थी, ये आप याद रखिएगा। कुल अगर टोटल पूछेगा 12 बैठकें हुई थी, लेकिन 11 बैठकों में ही संविधान सभा के कार्य को क्या कर लिया गया था? पूरा कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। क्या किया गया भैया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 एक ऐसा दिन है जो संविधान सभा के यहाँ पर दूसरी बैठक का आयोजन आपका किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं कि इसी दिन BN राव जी, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, इनको आपको पूरा नाम आपको पता होगा, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव का पूरा नाम। ये जो बेनेगल नरसिंह राव है, इनकी नियुक्ति संवैधानिक सलाहकार के रूप में हुई इसी दिन, जिस दिन दूसरी बैठक जब हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, इसके साथ साथ जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो आपके बनाए गए थे, संवैधानिक रूप में सलाह देने के लिए आपके, ये BN राव जी बनाए गए थे। यानी कि बेनेगल नरसिंह राव जी आपके संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा क्या पॉइंट आपका बनता है, जो आपके HC मुखर्जी हैं, और HC मुखर्जी ये क्या बनाए गए थे भैया? उपाध्यक्ष आपके बनाए गए थे। एग्जाम व्यू पॉइंट आपकी क्लासेस है, सारे जो मैं आपके वीडियो दे रहा हूँ, सारे एग्जाम व्यू पॉइंट आपके एग्जाम के सामने, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कम समय में आपको फैक्ट देखो भैया, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको PhD इस पे नहीं करना है, इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। बस वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी देखिएगा जो आपके SC मुखर्जी हैं, ये क्या बनाए गए भैया? आपके उपाध्यक्ष आपके बनाए गए, जिनका नाम पूरा नाम ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा 13 दिसंबर 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा की जो आपकी तीसरी बैठक हुई थी, ये आपका कब क्या क्या हुआ था भैया? तीसरी बैठक
ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, बिल्कुल आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था भैया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा था भैया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा या उद्देशिका या इसको प्रस्तावना भी हम कहते हैं, ठीक है। ये किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव को ये आपका रखा था, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा, और इसी के प्रस्ताव को क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका पेश किया गया, इसी को प्रस्तुत आपका किया गया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद 22 जनवरी 1947 की बात है और 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया भैया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो अभी आप ये जानिए कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव या देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं या इसको उद्देशिका भी कहते हैं या प्रस्तावना भी कहते हैं, तीनों में से कुछ भी आपको कह सकते हैं। और इसी को जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये इसे कब पारित कर लिया गया, ये आपका 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर BN राव के प्रथम प्रारूप तैयार किया, यानी कि जब उद्देश्य प्रस्ताव बना और उस उद्देश्य प्रस्ताव जब आपके बनने की कगार पर आया और उसी के आधार पर ही जो BN राव जी थे और BN राव ने प्रथम प्रारूप आपका तैयार किया था। प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने भैया, BN राव जी ने, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी को उद्देशिका या प्रस्तावना आपका कहा जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताएंगे जरूर उद्देश्य प्रस्ताव, बस आप माइंड में सेट रखिए, ठीक है। तो BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव की जांच हेतु एक 29 अगस्त 1947 की बात है, यानी कि जो आपका प्रारूप समिति जो आपका बनाया गया था, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव की जांच के लिए, उसकी जांच के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या किया गया था, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये भाई देखो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी और इसी 7 सदस्यीय समिति का गठन आपका किसने किया था भैया, डॉक्टर BR अंबेडकर ने 29 अगस्त 1947 को किया था। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको बताना था, आपके माइंड में चल रहा होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, क्या ऐसी चीजें थी जो संविधान सभा ने पारित कर दिया, यानी कि बिल्कुल याद रखिएगा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव में आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात इसमें किया गया था, ठीक है ना। किसकी किसकी बात किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो आपका प्रस्तावना है, इसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात किया गया। तो आप तीनों का मतलब समझते हैं कि जो राजनीतिक न्याय होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। 1 मिनट में आप समझिए, अगर हम थोड़ा सा राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जो देखिए सामाजिक न्याय होता क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। जो आपका सामाजिक न्याय को ही हम जो न्याय की परिभाषा की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, हम न्याय को ही हम क्या कह देते हैं, सामाजिक न्याय कह देते हैं। इसी सामाजिक अंतर्गत आपके सामाजिक न्याय के अंतर्गत 3 आपके न्याय आते हैं, बिल्कुल इसी सामाजिक न्याय में। तो एक होता है भैया राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीतिक मतलब न्याय मतलब क्या करना भैया, सत्ता में सभी को भागीदारी देना ही क्या कहलाता है, आपका राजनीतिक न्याय कहलाता है। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब हो गया सभी को, चाहे उच्च वर्ग के हों चाहे निम्न वर्ग के लोग हों, सभी को क्या करना, सभी जगह आपका, यानी कि सभी जगह क्या करना, अवसर प्रदान करना, यानी कि उनको छूट देना, उनके साथ भेदभाव मत करिए, भेदभाव न करना। ये क्या होता है भैया आपका, यानी कि आर्टिकल 15, 17, 18 ये क्या करता है, ये आपका भेदभाव के अंत की बात करता है। ये किसकी बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। तो आर्टिकल 15 आप जानते हैं, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आपका भेदभाव का अंत है। तो भेदभाव का अंत मतलब समझते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भाई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करेंगे तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है आर्टिकल 17, और ये आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी छुआछूत की बात करता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों की अंत की बात करता है, यानी कि तीनों किसकी बात है, यानी कि मोटे मोटा अगर इसको कहा जाए तो ये तीनों आपके सामाजिक न्याय की बातें आपके कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं,
सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। तो यही जो सामाजिक न्याय की बात है, राजनीतिक न्याय, इसके बाद एक आ जाता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब समझते हैं क्या होता है? आर्थिक न्याय मतलब क्या करना? आय की असमानता को कम करना। तो आय की असमानता को कम करने का मतलब कैसे होगा? सरकार इसके लिए क्या करेगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या करेगी भाई? बेरोजगारी भत्ता देगी, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। और जैसे जो एक स्कीम आया था भैया, कौन सा? बेरोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना है ना, वो आपकी ऐसी योजनाएं जो आपकी आई थी। इन ये सब योजनाएं जो हैं, ये आपकी किससे हैं? किससे संबंधित है? ये आपके आर्थिक न्याय से ही आपका संबंधित है, ठीक है? तो ये रही आपकी संविधान सभा की बैठकें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रारूप समिति में जितने आपके सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? प्रारूप समिति में सदस्यों के नाम भी हम आपको बताने चल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, देख ही लीजिए नेक्स्ट वीडियो में क्या इन 7 सदस्यों के नाम प्रारूप समिति के हम बता देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको आगे जो आपका प्रस्तावना है उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो थोड़ा सा रह जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फिर आगे प्रस्तावना में फिर उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए प्रारूप समिति के हम सदस्यों की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्यीय समिति थी। इसकी किसके लिए गठन किया गया था? यह आपका गठन किया गया था संविधान सभा में जो आपका उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया था, उसी के जांच के लिए आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय समिति, ठीक है? आइए हम बताते हैं वो 7 सदस्यीय समिति में कौन कौन आपके सदस्य थे इसमें, ठीक है? चलिए आइए देखिए। हाँ, तो देखिए प्रारूप समिति की हम बात कर रहे हैं, तो प्रारूप समिति के आइए हम सदस्यों को देख लेते हैं। जो प्रारूप समिति से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, यह आपका कब हुआ था भैया? 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ये प्रारूप समिति का आपका गठन किया गया था, ठीक है? तो ये 7 सदस्यीय समिति आपका गठन किया गया था। कितना सदस्य थे इसमें? 7 सदस्यीय समिति थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये क्या बनाए गए थे भैया? ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। बिल्कुल याद रखिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में ये सब हो रहा था। यानी कि अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो उद्देश्य जो प्रस्तावना था उसी की जांच के लिए, ठीक है? इसके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये आपके दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे सदस्य थे, ठीक है? इसके बाद जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। नाम याद रखिए, क्या नाम है इनका? अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। जो आपके चौथे थे भैया, इनका नाम क्या है? के ए मुंशी। पांचवें थे, इनका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शादुल्ला। क्या नाम है भाई? याद कर लो हमारे साथ। इनका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ये आपके सैयद मोहम्मद शादुल्ला पांचवें आपके क्या थे भैया? प्रारूप समिति के सदस्य थे। छठवें आपके कौन थे भैया? एन माधवराव। क्या नाम था? एन माधवराव। बी एल मित्र की जगह इन्होंने लिया था। किसकी जगह? बी एल मित्र की जगह लिया था। और स्वास्थ्य कार्डों से भैया त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था, ठीक है? बी एल मित्र की जगह लिया था एन माधवराव ने। बी एल मित्र की स्वास्थ्य कार्डों के कारण इन्होंने क्या दिया था भैया? आपका त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है? इसके बाद लास्ट आपके हैं टी टी कृष्णमाचारी। और टी टी कृष्णमाचारी बिल्कुल याद रखिएगा। और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना? इसके पहले थे डीपी खेतान, लेकिन 1948 में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो आपके बनाए गए थे टी टी कृष्णमाचारी। तो प्रारूप समिति में ये आपके टोटल आपके 7 सदस्यों की बात हमने कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो भैया याद कर लेना, 2-3 बार पूरा वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम आपको नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको प्रस्तावना, उद्देशिका किसे कहते हैं, क्या क्या आपकी प्रस्तावना होता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका चौथे लेक्चर में होने वाला है। तो हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि आपके संविधान के टॉपिक बेहतरीन तरीके से शुरू हो गए। और आने वाले एग्जाम जैसे ईपीएफओ के एग्जाम है, नोटिफिकेशन का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ईपीएफओ में मैं आपको लॉ की चीजें पढ़ा दूंगा, लेबर लॉ और इंश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, यानी कि जीएस के जितने पोर्शन होते हैं मैं पूरा उसमें कवर कर दूंगा बेहतरीन तरीके से आपका, ठीक है? तो ऐसे ही लगातार आप जुड़ते रहिए, हमारे साथ तैयारी करते रहिए, चाहे यूपी पीसीएस, आरओआर, जो भी आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसके लिए हमारे साथ आप तैयारी लगातार जी जान लगा के करते रहिए, हम आपके लिए तत्पर हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आपके अपने इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।